तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसके जान लेते हैं कि पहले कुछ पोस्टुलेट्स क्या थे और बोर आया क्यों, आखिर बोर की जरूरत क्या पड़ी। बोर इज नॉट टू मच बोर बट क्या आया। यू शुड नो कि बोर के आने के पीछे का मकसद क्या है। उसके आने के पीछे का मकसद है आपका रदरफोर्ड का फेल हो जाना। रदरफोर्ड ने एक बात ये गलती से कह दी, क्या कही हम बताते हैं, पूरा माहौल बताते हैं आपको रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने कहा कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में उसने, देखो याद करो, उसने न्यूक्लियस निकाला था कि न्यूक्लियस क्या है, इट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी पार्टिकल, छोटा सा, विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम बाय बम्बार्डिंग द अल्फा रेस पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉयल। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जब उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया कि एक एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रस्तुत होता है, तो उसने ये भी कहा कि उसकी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन होता है, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहा, तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से उसने कहा था, मैक्सवेल ने कहा कि देखो भाई रदरफोर्ड, मेरे हिसाब से जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग घूमती रहती है तो वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस। तो अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये एक चार्ज पार्टिकल जब दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग घूमती रहेगी कंटिन्यूसली, तो इट विल लूजेस इट्स एनर्जी continuously in the form of the electromagnetic radiations and get ultimately falls on the nucleus। यानी कि बूम, पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर आ गया। ये तो इंस्टेबिलिटी हो गई, एटम की स्टेबिलिटी को प्रूफ नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, समझे। रदरफोर्ड कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बस बोर ने यहीं पे खेल खेला। बोर ने उसी के मॉडल को उठाकर एक छोटी सी बात कह डाली, वो ये कह डाली कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जिनकी फिक्स्ड रेडियस होती है और जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है, और उसी को स्टेशनरी स्टेट्स या स्टेशनरी या एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। और उन ऑर्बिट्स का नंबर KLMN या 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो बोर के पोस्टुलेट्स में पहली बात यही कही गई कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, ये नहीं कि स्पाइरल पाथ ना। ये रदरफोर्ड की थोड़ी सी गलती थी। तो सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स और एनर्जी शेल्स, एंड दीज आर नंबर्ड एज 1 2 3 और KLMN। ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के सराउंडिंग तो खूब सारे ऑर्बिट्स होते हैं। किन ऑर्बिट्स को परमिट किया जाए कि इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो उसके लिए भी बोर ने पोस्टुलेट निकाला। वो क्या था, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में परमिसिबल हैं या उन्हीं ऑर्बिट्स में लायक हैं घूमने के जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। तो ये रहा ये स्टेटमेंट, out of infinite number of possible circular orbits around the nucleus, the electron can revolve only on those orbits whose angular momentum is an integral multiple of h/2π। ये नीली लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे रीजनिंग क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में इस लाइन का उपयोग हुआ है। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv। एंगुलर मोमेंटम क्या है? फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो पता है, इनटू आर भी आ जाता है। तो mvr क्या है? mvr एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम मतलब mv, एंगुलर मोमेंटम मतलब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो रेडियस भी तो होगी ना साथ में, तो mvr। तो mvr हो गया एंगुलर मोमेंटम।
इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब उसका होल नंबर है, तो यहाँ पे n लिख दिया, वेयर n स्टैंड्स फॉर 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी इनफिनाइट तक। तो 1 2 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से। देखिए बच्चों, h जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 2, और पाई ये भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट। तो चाहे उसका 1 गुना करोगे तो 1 गुना आएगा आंसर, 2 गुना करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो ये क्या है, जितना मल्टीप्लाई करते हो उतना टाइम्स वो चीज होती रहेगी। यानी कि ये क्या है, क्वांटाइज्ड नेचर है। जिस तरह से आप याद करो, आपने कभी अपनी छोटी क्लासेस में या पढ़ा होगा, कहीं पे सुना होगा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटाइज्ड है। कैसे, Q = NE। N क्या है, 1 2 3 4, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 गुना, 2 से करोगे तो 2 गुना, 3 4 गुना। ठीक है, समझे। तो देखो, तो ये बोर के 2 पोस्टुलेट्स को बड़े आराम से आप वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है। और ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक याद है ना, क्या है ड्रॉबैक, वो कह रहा था कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग घूमता जा रहा है। मैक्सवेल ने आके टांग फंसा दी, उसने कहा भाई साहब रुको जरा, ऐसे कैसे घूमता जा रहा है, ऐसे थोड़ा ना होगा भाई। एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग घूमेगा तो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग घूमेगा तो एनर्जी लूज करेगा, लूज करते फाइनली उसके ऊपर फॉल कर जाएगा। तो ये तो गलत बात हो गई। तो आप ढंग से प्रूफ करिए, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम हैज नॉट बीन प्रूव्ड बाय द रदरफोर्ड, वेयर एज इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड और प्रूव्ड बाय बोर। बोर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को प्रूव कर दिया बाय सेइंग कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड पाथ पे घूमता है, जो कि ऑर्बिट्स कहलाए जाते हैं। चलो ये 2 नोट कर लो, इसके बाद भी एक आध बाकी है। Energy of an electron in an orbit does not changes with time. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में प्रस्तुत है, अपने आप उसकी एनर्जी कभी नहीं बदलेगी, वो फिक्स्ड एनर्जी से वहां पे घूमता रहेगा अनटिल अनलेस। चौथा पॉइंट, इफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्वांटा हैज बीन absorbed by an electron if fixed amount of quanta यानी कि energy has been absorbed by an electron, then it gets excited, वो एक्साइट हो जाएगा। तो देखो भाई, मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि के शेल यानी कि 1 शेल, ये इसका ग्राउंड लेवल है या ग्राउंड स्टेट है। आपने एक इस एटम पे एनर्जी डाली, फिक्स्ड क्वांटा की, एब्जॉर्ब कर दी इलेक्ट्रॉन ने, और वो एक्साइट हो गया। एक्साइट हो गया तो ये ट्रांजिशन करेगा। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कूदेगा। अब वो हो सकता है कूद कर पहली शेल से दूसरी शेल में चला जाए, दूसरी से तीसरी चला जाए, तीसरी से चौथी चला जाए, चौथी से पांचवी चला जाए। वी हैव एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। हो सकता है इन्फिनिटी में चला जाए, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं और कितनी ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है।
तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में प्रस्तुत था, यानी कि उसका ग्राउंड लेवल, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये एक्साइट होकर यहाँ चला गया चौथी शेल पे। तो ये चौथी शेल जो होती है ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होती है और ये बहुत ही अनस्टेबल होती है। कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठता है और वापस यहाँ से उछलकर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में अपने घर चला जाता है। ठीक है, मैंने कहा, क्या कहा, बात सुनो गौर से। मैंने कहा एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ यानी कि ऑर्बिट पे घूम रहे हैं उनकी एनर्जी समय के साथ बदलती नहीं है, लेकिन अगर आप एनर्जी उससे प्रोवाइड करते हैं कहीं एक्सटर्नल सोर्स से तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो पागल हो जाता है, एक्साइट हो जाता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से यानी कि अपने पुराने घर से शिफ्ट हो जाता है नए घर में कुछ समय के लिए। नया घर उसको भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज द अनस्टेबल स्टेट, पगलाया रहता है एकदम। वापस वहाँ से घूमकर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आकर बैठ जाता है। और एक्साइटेड स्टेट कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है वो पहली से उछल के दूसरी में चला जाए, पहली से उछलकर 8वीं में चला जाए, 10वीं में चला जाए, इन्फिनिटी में चला जाए। हो सकता है दूसरा ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था, ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता था। मान लो ये फोर्थ एनर्जी शेल जो है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये फिफ्थ एनर्जी लेवल शेल या सिक्स्थ एनर्जी लेवल शेल या सेवन्थ ऑर्बिट में एक्साइट हो सकता है, कोई भी एक्साइट हो सकता है। ठीक है, पर वो जहाँ से एक्साइट करेगा वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाया जाएगा, जिधर को जाएगा वो उसका एक्साइटेड स्टेट कहलाया जाएगा। एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होता है, वो तुरंत नैनो सेकेंड्स के लिए वहाँ रुकेगा और फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट चला गया। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 मान लो, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E2 मान लो, तो जो डेल्टा E है वो होता है E2 माइनस E1, एक्साइटेड माइनस ग्राउंड। यहां मान लो इसने 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी ली। किसने ली बेटा? इस इलेक्ट्रॉन ने 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी ली यहां से यहां उछलकर यहां से यहां जाने पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि अनस्टेबल स्टेट है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जब ये वापस आएगा तो -300 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही फेंकेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, जब वो वापस आता है तो उतनी एनर्जी फेंकता है, उतनी एनर्जी रिलीज करता है। इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो ट्रांजिशन के दौरान डेल्टा E होता है, चेंज इन एनर्जी, इज E2 माइनस E1। E2 क्या है? एक्साइटेड स्टेट एनर्जी की ऑर्बिट की, एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट की एनर्जी, और E1 क्या है? ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट की एनर्जी। ये भी निकालेंगे, बोर ने इसके भी हम लोगों को फॉर्मूले से निकाल कर दिए हैं, जहाँ के ये डेल्टा E क्या है? फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटा यानी कि hc/λ। ये E2 और E1 की वैल्यू क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो बताओ, पोस्टुलेट समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो ना है? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सक्सेस या अचीवमेंट्स ऑफ बोर मॉडल। क्या क्या पहाड़ खोदे इसने, देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहला जो पहाड़ खोदा सक्सेस of Bohr's atom, success of Bohr's model। तो पहली he explained the stability of an atom। कैसे? बाय टेलिंग की जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही किसी स्पाइरल पाथ में नहीं घूम रहे हैं, वो अपने एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ या फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में घूम रहे हैं, जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा, इसने एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
in the nth ऑर्बिट का फॉर्मूला दिया। यहां तक एनर्जी ही नहीं बल्कि रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट का भी फॉर्मूला दिया और वेलोसिटी का भी फॉर्मूला दिया। तो ये कुछ उसके बिग सक्सेस थे, उसको नोट करें। अब हम लोग आपको बताएंगे कि क्या था इनके फॉर्मूलेज में। तो देखिए, मान लो ये न्यूक्लियस है, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के सराउंडिंग घूम रहा है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इनवर्ड फोर्स होगा। ये प्लस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। इनवर्ड पुल किसकी वजह से है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी समय, इसी दौरान इलेक्ट्रॉन, चूंकि देखो कोई भी एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है इस सेंटर के, तो वो उसके पास नहीं आती है, उसके दूर जाती है। फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच एक्ट्स करस्पॉन्डिंग अपोजिट टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेंजेंशियल, क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बेटा देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो कूलम्स लॉ से आएगा। कूलम्स लॉ, ये भी फिजिक्स में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसका फॉर्मूला आएगा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, और ये जो रेडियस है अपॉन R स्क्वायर। ये बेसिकली फिजिक्स में है, आप पढ़ोगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो K आता है, और जो K होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब फिजिक्स की बातें हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू K, F इज इक्वल टू K ZE Q1 इंटू Q2 E, यानी कि ZE का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? वो mv स्क्वायर अपॉन R होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलेस को इक्वेट कर दो यहां पे। ठीक है, Z क्या था? एटॉमिक नंबर। तो यहां से ये R ऐसे कटा, ये R ऐसे कटा। V स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, R V स्क्वायर M इज इक्वल टू K ZE स्क्वायर। देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल टू K ZE स्क्वायर अपॉन MR। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है अभी बोर्स पोस्टुलेट्स में कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये पढ़ा है ना, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो यहां से v क्या आया? nh
अपॉन 2 पाई एम और आर नीचे आ गए। यहां पे इसकी वैल्यू इधर पुट कर दो, v की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर दो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर k z e स्क्वायर m r। अब इसकी थोड़ी काटा पीटी हो रही है क्या कहीं पे? देखो 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 देखो, ये भाई देखो, एक मास इस मास से कट गया, एक रेडियस इस रेडियस से कट गई, ठीक है? पक्का? क्रॉस मल्टी इसको वैल्यू पुट करके देखो आप लोग कॉपी में, पता चल जाएगा। एक मास और एक रेडियस कट गई। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम लोग r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4 पाई स्क्वायर m r k z e स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर। Therefore r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, ये पूरी चीज नीचे चली गई, 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k z। आप लोग कॉपी में सॉल्व करिए, थोड़ा सा नीचे आ गया है शायद दिख ना रहा हो। तो ये लिखा है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k z, ये z है z। तो ये रहा रेडियस का फॉर्मूला। हालांकि देखो इसकी डेरिवेशन अगर आप कंपटीशन दे रहे हो, नीट जेई कुछ भी, तो उसमें कभी नहीं आएगी, लेकिन ऑप्शनल्स में क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आ भी चुका है। आप प्रीवियस ईयर के नीट या जेई मेंस के क्वेश्चन देखेंगे तो आएगा रेडियस ऑफ द एनेट ऑर्बिट इज गिवन बाय, 4 ऑप्शंस होंगे। तो ये फॉर्मूला या तो आप एज इट इज याद कर लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। रही आपकी बोर्ड्स लेवल की बात, तो बोर्ड्स में भी कभी कोई टीचर ये करवाता नहीं डेरिवेशन। स्कूल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, स्कूल लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो ये कभी डेरिवेशन यहाँ पूछी नहीं जाती है, ठीक है? मन करे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ना करे तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले को जरा हम लोग कैद करके रखते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना, क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, और ज़रूरत ही इंसान की लालच बढ़ाती है। कुछ भी बोल रहा हूँ। देखो r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर m k z। भाई जी ये फॉर्मूला आ गया अपने पास, यहां से ये कॉपी कर दिया। अब क्या करो, जो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो इसमें। देखो n तो ऑर्बिट होता है, अभी तो पता नहीं, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। h पता है हमें 6.626 इंटू 10⁻34। ये क्या होता है 3.14। e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन kg, k फॉर किरण, हाँ k फॉर किरण, नाउ k फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने 9 इंटू 10⁹। जेड, अब अगर हाइड्रोजन है, तो जेड क्या होगा 1, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये मैं रटी रटाई वैल्यू है बेटा, पहले से बात करके आया हूं याद, तो ये आपकी आएगी 0.529 इंटू 10⁻10 n स्क्वायर मीटर। Therefore r is equal to 0.529, इस चीज को मैं एमस्ट्रॉन्ग लिख सकता हूं, यानी कि n स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हारा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होता तो Z1 ना होता,
तो हम अपॉन में जेड भी लिख सकते हैं। तो ये एक छोटा और स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया रेडियस का। डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आएगा z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो उसकी जगह ये लिख दिया, और बाकी चीज 0.529 है। नेक्स्ट आता है एनर्जी। ये जो टोटल एनर्जी है बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से, कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमता जा रहा है न्यूक्लियस के सराउंडिंग। और पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से, पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which has been experienced by the outermost moving electron towards the nucleus। तो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ फॉर्मूला होता है -ZE²/R, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब आप जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं ना ऊपर, तो अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या पड़ा था, ZE²/R², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/R। तो ये एक कट गया, mv² की वैल्यू आ गई ZE²/R। इस mv² वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -ZE²/R प्लस हाफ ZE²/R। देयरफॉर जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी माइनस की ZE²/2R। R का जो आपने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, फटाफट देखकर बताओ। जो R का फॉर्मूला निकाला था वो पूरा का पूरा इस एनर्जी के फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ जी, क्या निकाला था, R इज इक्वल टू n²h²/4π²m²E²ZM के भी था, तो हो गई, ये m है और यहाँ से k हटा, 4π²E²ZM। इस पूरी की पूरी वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो आएगा E इज इक्वल टू -ZE²/2n²h², और ये ऊपर चला गया 4π²me²z। तो देखो ये क्या बना, E इज इक्वल टू Z का स्क्वायर हो गया, n का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 2 है, ये h है, ये 4e πm e⁴ हो गया। ये पूरी चीज कन्वर्ट होकर आपको देगी 2.18 × 10⁻⁻18 जूल। इस फॉर्मूले को याद रखना। हाँ, वो बात अलग है कि जेई और नीट के पर्सपेक्टिव पे या आपके बोर्ड्स के सिंपल एमसीक्यू लेवल के रिस्पेक्टिव पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। E इज इक्वल टू -4π²m e⁴ z का स्क्वायर अपॉन 2hn²। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ते हैं। ये अगर जूल पे दिया है, अगर आप इसी को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आएगा -131/2n²z²। ये किलो जूल पर मोल के रिस्पेक्ट पे है। इसी फॉर्मूले को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखेंगे तो आएगा 13.6 z²/n²। तो ये रहा एनर्जी, इसको फटाफट आप देख लें। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन विच इज कमिंग इन दिस फॉर्मूला। अधिकतम पूछा जाता है नेगेटिव साइन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो,
इन फॉर्मूले से इतना तो आपको दिख रहा होगा कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, वेयर एन रिप्रेजेंट नथिंग बट द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। अब मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है? एक्साइटेड स्टेट में अगर जाए तो इन्फिनिटी में जा सकता है, यानी कि E इज इक्वल टू 0, 1/∞ मीन्स 0। बहुत गंभीर बात है ये। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से इन्फिनाइट ऑर्बिट पे है तब जाकर उसकी एनर्जी 0 है, तो अब उससे आगे तो जा नहीं सकता ना इन्फिनाइट से आगे, तो इन्फिनाइट के पीछे ही तो आएगा। तो जब 0 से पहले की तरफ चलेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। और तो और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो महसूस होगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब वो महसूस करेगा तो जब एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या होगी? नेगेटिव। तो इस बात का ध्यान रखना कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एनी ऑफ द nth ऑर्बिट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट द रेस्ट, या फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट एट द रेस्ट, यानी कि एट इन्फिनिटी। क्लियर?